हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है सीयूटी मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर शुरू कर चुके हैं अकाउंटिंग रेशियोज, इसका बच्चे हमने अपने एक टॉपिक पूरा कर लिया था जहां हमने देखा था मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। जैसे कि आपको पता ही है रेशियो एनालिसिस क्या है बच्चे, एक टूल है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए। आज बच्चों हम इसका सेकेंड टॉपिक करेंगे जहाँ पे हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। मीन्स उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, क्या उसमें कमियां हैं, क्या उसमें फ़ायदा है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चे इसकी एडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस। मीन्स हमें रेशियो एनालिसिस करने से क्या फ़ायदा होता है जब एक कंपनी अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करती है रेशियो के थ्रू। रेशियोज निकाल के, जैसे उसने करंट रेशियो निकाली, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकाली, लिक्विड रेशियो निकाली, जो भी डिफरेंट टाइप्स की रेशियो हम आगे पढ़ेंगे जिनको, वो रेशियोज निकालने से उसको क्या फ़ायदा हो जाता है, तो वो हम सब आज पढ़ेंगे। तो बच्चे यहाँ पे 6 पॉइंट्स के अंदर ये चीज़ हमने कवर की हुई है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एफिशिएंसी ऑफ डिसीजंस। भाई सबसे पहले एक जो कंपनी है, जो उसकी मैनेजमेंट है, वो कैसे ऑपरेट करती है, उसने कैसे डिसीजंस लिए, रेशियो एनालिसिस आपको ये बता देता है। अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, एक्टिविटी रेशो, लिक्विड पोजीशन मतलब आपकी सॉल्वेंसी पोजीशन जो आपको सॉल्वेंसी रेशियो से पता चलती है, अगर वो सारी चीज़ें अच्छी हैं, आपकी रेशियोज जो है वो अच्छी है, तो आप क्या कहोगे, जो कंपनी है वो अच्छे से काम करे। तो सेम चीज़ ही बोलता है भाई, जो कंपनी में मैनेजमेंट डिसीजंस लिए थे वो अच्छे डिसीजंस लिए थे, तो रेशियो एनालिसिस करके हमें पता चल जाता है क्या वो डिसीजंस अच्छे थे, क्या उन डिसीजंस जो हमने लिए थे वो हमारी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद साबित हुए या नहीं हुए। तो रेशियो एनालिसिस करके बच्चा उन लिक्विडिटी पोजीशन, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है। तो आप देख सकते हो कि जो आपने कंपनी में डिसीजंस लिए थे वो बेटर थे या नहीं थे। डन। तो इससे पता चल जाता है कि आपके डिसीजंस की जो एफिशिएंसी थी वो ठीक थी या नहीं थी। डन। देन सेकेंड है बच्चा सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स फिगर्स एंड एस्टेब्लिश रिलेशनशिप। अब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बच्चा फिगर्स दी होती है, ठीक है, डाटा दिया होता है, मॉनेटरी डाटा, जिसको आप पढ़ते हो, सिंप्लीफाई करते हो। तो सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स फिगर थी, अब आपने देख लिया फिक्स्ड एसेट्स है, आपको क्या लेना देना फिक्स्ड एसेट्स क्या है। जब आप उसको सिंप्लीफाई करते हो, किसी चीज़ के साथ रिलेट करते हो, तो वो उस कॉम्प्लेक्स फिगर्स को सिंप्लीफाई कर देता है और उनके बीच में रिलेशन बना के आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। सेम चीज़ है, यही बोल रहे भाई रेशियो एनालिसिस है, जो फिनेंशियल डाटा होता है हमारा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता है और उन दोनों के बीच में मतलब जितना भी डाटा है 2-3 फिगर्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करके, रिलेशन मेंटेन करके बता देता है कि भाई ये फिगर्स आपकी सही है या नहीं है। जब वो कॉम्प्लेक्स फिगर्स थी, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स थी, आपको उसका कोई यूज़ नहीं था, बट जब आपने उसको एनालाइज करा, उन कॉम्प्लेक्स फिगर्स को थोड़ा सा सिंपल टर्म्स में एनालाइज कर लिया, तो वो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। तो यही बोलते हैं भाई रेशियो एनालिसिस उस कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंपल करके उसमें रिलेशन बनाने में हेल्प करता है। डन। देन थर्ड वन है हेल्पफुल इन कंपैरेटिव एनालिसिस। जो रेशियो एनालिसिस है बेटा वो आपको कंपेयर करने में हेल्प करता है। कंपेयर कैसे, अब मैंने इस साल का डाटा निकाल लिया, ठीक है, यहाँ से मैंने निकाली, मेरी 2024 में ये रेशियोज थी, लिक्विड पोजीशन मेरी ऐसी है, सॉल्वेंसी पोजीशन मेरी ऐसी है। अब सेम मैं अपना 23 का भी निकाल सकती हूँ, 22 का भी निकाल सकती हूँ। तो सेम उस तरीके से वो आपको कंपेरिजन करने में हेल्प करेगा अपनी ही कंपनी के लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के साथ। जैसे आपने अपनी ही कंपनी की लास्ट ईयर परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया, सेम हम क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी कर सकते हैं। मीन्स दूसरी कंपनीज जो है लाइक एबीसी लिमिटेड है, वो XYZ के साथ कंपेयर कर सकती है, PQR के साथ कंपेयर कर सकती है। जो कॉटन इंडस्ट्री है उसके अंदर जो फर्म्स हैं वो किसी भी फर्म्स के साथ अपना डाटा कंपेयर कर सकती है। तो रेशियो एनालिसिस वही है कि आपको कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। डन। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरियाज। सेम है बच्चा, ये बेसिक सी चीज़ है। जब आपने रेशियो को एनालिसिस करा, जब आपने रेशियो एनालिसिस की तरह कंपनी की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर लिया, अब आपको पता चल गया ना हमारी कंपनी यहाँ स्टैंड करती है, ये इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, ये इसके वीक पॉइंट्स है। भाई हमारी जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो लॉन्ग टर्म में तो बेटर है, बट वो शॉर्ट टर्म में अच्छी नहीं है। तो अब क्या करोगे, उसके ऊपर काम करना शुरू करोगे, आप अपनी कंपनी की शॉर्ट टर्म में भी लिक्विडिटी पोजीशन को बेटर करोगे। तो ये आपको
आपको वही बोल रहा है भाई, ये आपको प्रॉब्लम एरियाज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। इसने आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर दिया क्या कि आपकी लिक्विडिटी पोजीशन बेटर नहीं है, आपको शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन को बेटर करना है। अब उस पर कैसे काम करना है वो कंपनी डिसाइड करेगी। इसने आपको प्रॉब्लम बता दी, भाई यहाँ प्रॉब्लम है। कहाँ से पता चली? जब आपने फिनेंशियल डाटा को एनालाइज करा रेशियो के थ्रू। देन है बच्चा अनेबल स्वॉट एनालिसिस। सबसे पहले तो बच्चा आपको स्वॉट एनालिसिस वैसे तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, आपको पता होना चाहिए क्या रहता है ये आपका स्वॉट। एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, देन आ जाता है हमारा ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, देन लास्ट है हमारा टी, एंड टी स्टैंड्स फॉर थ्रेट्स। ये बच्चा हमारा स्वॉट एनालिसिस रहता है। ये वही बोल रहा है जो रेशियो एनालिसिस है वो आपको स्वॉट एनालिसिस करने में हेल्प करता है। स्वॉट मीन्स वो आपको स्ट्रेंथ जानने में हेल्प करता है। डब्ल्यू मतलब वो आपको कंपनी की वीकनेस कहाँ है वो जानने में हेल्प करता है। कंपनी को क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कंपनी को क्या थ्रेट है, ये चारों चीज़ें जानने में हेल्प करता है रेशियो एनालिसिस। जब कंपनी ने अपना फिनेंशियल डाटा देखा, दूसरी फर्म्स के साथ या अपने ही पास्ट ईयर्स के साथ कंपैरिजन वगैरह किया, तो उसको पता चल जाता है क्या उसके स्ट्रेंथ है, क्या उसके वीक पॉइंट्स है, कहाँ पे वो बेटर अपॉर्चुनिटी है जिसको वो ग्रैब कर सकता है, या फिर किस चीज़ से उसको खतरा है, कहाँ पे उसको थ्रेट है। मतलब उसको मैं कह रही हूँ कि उसकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन दूसरी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से उस कंपनी को ज़्यादा बिजनेस मिल रहा है। तो उसके लिए थ्रेट है ना भाई, उसको बिजनेस जाता जा रहा है उसकी तरफ से, उसका बिजनेस कम होएगा। क्यों? क्योंकि जो कस्टमर्स है वो दूसरी कंपनी से ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। तो यहाँ से आपको थ्रेट्स पता चल जाती है, या फिर मार्केट में कौन सी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है जिसको आप ग्रैब करके ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, कहाँ पे आप वीक हो, कहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है जिनको आप और स्ट्रॉन्ग करके और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो रेशियो एनालिसिस उसी स्वॉट एनालिसिस को करने में बच्चा हेल्प करता है। कई बार इसकी फुल फॉर्म हमसे पूछ ली जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि चारों के वर्ड्स के, चारों अल्फ़ाबेट के मीनिंग क्या रहेंगे यहाँ पे। डन। द लास्ट वन है आपका वेरियस कंपैरिजंस, मतलब वही है रेशियो एनालिसिस आपको कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था क्रॉस सेक्शनल, जब एक फर्म दूसरी ही फर्म के साथ कंपैरिजन करती है, लाइक ए बी फर्म ने कंपैरिजन करा सी डी फर्म के साथ, ठीक है, देन ये आपको साथ में टाइम सीरीज़ को भी एनालिसिस करने में हेल्प करेगा। आपने अपनी 24 की परफॉर्मेंस 23 के साथ कंपेयर कर ली, 22 के साथ कंपेयर कर ली, ठीक है। टाइम सीरीज़ इसको हम इंटर फर्म कंपैरिजन भी बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल को, और टाइम सीरीज़ को बच्चा हम इंट्रा फर्म कंपैरिजन भी बोलते हैं। क्लियर है? साथ ही साथ जो आपकी इंडस्ट्रीज होती है, लाइक कॉटन इंडस्ट्री है, वो खुद भी कुछ स्टैंडर्ड्स को बना देती है कि लिक्विड रेशो इतनी होनी चाहिए, डेब्ट इक्विटी रेशो इतनी होनी चाहिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशो इतनी होनी चाहिए। तो कई बार वो जो स्टैंडर्ड्स बने होते हैं, या फिर जिसको आप बेंचमार्क्स भी बोल देते हैं, आप उसके साथ भी कंपेरिजन कर सकते हैं। तो ये यही बोल रहा है बच्चों, जो रेशियो एनालिसिस है वो आपको वेरियस टाइप्स ऑफ कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। क्यों? जब आपने अपनी ही कंपनी का डाटा दूसरी ही कंपनी के साथ कंपैरिजन कर लिया तो आपने क्रॉस सेक्शनल कंपैरिजन कर लिया। जब आपने अपनी कंपनी का डाटा अपने प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरिजन किया तो हमने टाइम सीरीज एनालिसिस कर लिया। जब जो कंपनी की इंडस्ट्री है, वहाँ की यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी उसके बेंचमार्क्स उन्होंने सेट किए हुए थे, स्टैंडर्ड सेट किए हुए थे, जब आपने उसके साथ कंपैरिजन कर लिया तो आपने उन स्टैंडर्ड्स के साथ कंपैरिजन कर लिया। तो ये यही बोल रहे कि रेशियो एनालिसिस आपको डिफरेंट तरीके से कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। तो बच्चों ओवरऑल वही बात आ जाती है, जब आप एनालिसिस करते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का तो उससे हमें पता चल जाता है हम कहाँ पे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ पे हम वीक परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम उस वीक एरिया पे अपने डिसीजन को, अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और ये चीज़ें हमें तब पता चलती है जब हम कंपेयर कर रहे हैं चीज़ों को लास्ट ईयर से दूसरी फर्म्स के साथ। तो ये थी बच्चा हमारी रेशियो एनालिसिस की एडवांटेजेस। अब हम करेंगे बच्चा हमारा सेकेंड इस लेक्चर में लिमिटेशंस। जैसे रेशियो एनालिसिस की कुछ एडवांटेजेस है, सेम उसी तरीके से किसी ना किसी चीज़ की कोई लिमिटेशन भी होती है। तो रेशियो एनालिसिस की भी कुछ लिमिटेशन है, वो क्या रहेगी अब हम वो देख लेते हैं।
तो देखिए बच्चा, रेशियो एनालिसिस की लिमिटेशंस, द लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस विच अराइज प्राइमरली फ्रॉम द नेचर ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। बच्चा, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं आप उसी से डाटा निकाल के रेशियो एनालिसिस करते हैं। तो जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की लिमिटेशंस हो गई, उस फिनेंशियल डाटा की लिमिटेशंस होगी, वो ऑटोमेटिकली यहाँ भी आपको हैम्पर करेंगी, क्यों जो भी उसमें आपने रिकॉर्डिंग किए हैं, वो रिकॉर्डेड फैक्ट्स किए हैं, उसी के बेस पे हम एनालाइज कर रहे हैं। तो जब आपने एनालाइज किया उन स्टेटमेंट्स, तो उस स्टेटमेंट के अंदर जो भी कमियां थी वो यहाँ पे भी आपको दिखेंगी, वो यहाँ पे भी अफेक्ट करेगी। तो यही बोल रहा है कि जो रेशियो एनालिसिस की लिमिटेशन जो फिनेंशियल स्टेटमेंट से मिलती है वो ये है बच्चा। ठीक है, तो 5 उसमें ये कैटेगराइज कर रखा है इसने, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग डाटा। फर्स्ट क्या बोलता है, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग डाटा। भी जो अकाउंटिंग डाटा की लिमिटेशन है वो ऑटोमेटिकली रेशियो एनालिसिस की भी लिमिटेशन रहेगी। क्यों, आपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, उसको आपने रिकॉर्डेड किया, प्रिंसिपल्स कन्वेंशंस जो भी हमारे बेसिस थे, पर्सनल जजमेंट्स जो हमारी रहती हैं, मेथड्स कौन सा चूज़ करना है उसके बेस पे, तो उसके बेस पे जो भी फिगर्स निकली प्रॉफिट्स वगैरह की, ठीक है, बाय चांस दूसरी कंपनी ने कुछ और प्रिंसिपल्स फॉलो किए, कुछ और पर्सनल जजमेंट रही हो, उनकी वहाँ से निकल के आई है। तो बच्चे यही बोलता है जो अकाउंटिंग डाटा है उसके अंदर जो कमियां हैं वो ऑटोमेटिकली रेशियो एनालिसिस की भी रहेंगी। ठीक है, देन सेकंड वन है इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। ये हमने पहले भी पढ़ा है बच्चा कि जो अकाउंटिंग जो हमारा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके अंदर अगर हम प्राइस इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की वजह से कुछ भी चेंजेस आता है किसी भी फिगर्स में, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम उसको उनकी हिस्टोरिकल फिगर पे ही रिकॉर्ड करते हैं। जो हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल है वो यही बोलता है कि जितने भी आपने एसेट्स को परचेज करा उसी पे आप रिकॉर्ड करेंगे। क्यों, क्योंकि वो प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे हैं। अब साल भर के बाद अगर कोई चेंज हो जाता है तो हम उसको करंट वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे नहीं रिकॉर्ड करते हैं, हम उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये यही बोल रहे हैं कि प्राइस में जो चेंजेस आता है वो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम नहीं रिकॉर्ड करते, तो ऑटोमेटिकली वो रेशियो एनालिसिस को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, थर्ड वन है इग्नोर्स क्वालिटेटिव एंड नॉन मॉनेटरी एक्सपेक्ट्स। ये भी हमने बच्चा पहले पढ़ा है। नॉन मॉनेटरी एक्सपेक्ट्स मतलब जिस चीज़ को आप मनी में मेजर नहीं कर सकते हो वो हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं रिकॉर्ड करते हैं। अब जो आपका क्वालिटी ऑफ आउटपुट है, आपका एम्प्लॉयज़ के साथ, लेबर यूनियन के साथ कैसा रिलेशन है, ये सारी चीज़ें हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होती है। तो कई बार इनके बेसिस पे भी डिसीजंस जो होते हैं बच्चा वो डिपेंड करते हैं। तो जब वो इन चीज़ों को इग्नोर करता है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो रेशियो एनालिसिस में आप कहाँ से कर लोगे? क्यों, रेशियो एनालिसिस भी तो हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे कर रहे हैं। तो ये चीज़ वहाँ पे भी आपको अफेक्ट करती है, तो वो उसकी भी लिमिटेशन बन जाती है। ठीक है, देन फोर्थ वन है वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। बच्चा अलग अलग तरीके से हर एक कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को फॉलो करती है। लाइक हमने पहले भी ये पढ़ाया था आपको, इन्वेंट्री के जो मेथड्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लीफो फीफो वगैरह जो होते हैं, हर एक कंपनी अपने अकॉर्डिंगली उसको चूज़ करती है, तो स्टॉक को उस प्राइस पे मेज़र करती है। ABC कंपनी ने लीफो पे किया, XYZ ने फीफो पे किया, किसी ने स्टैंडर्ड पे किया, किसी ने एवरेज पे किया। तो चारों की प्रैक्टिसेस में डिफरेंसेस आ गए। तो जब आप चारों कंपनी की अगर आप क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस कर रहे हैं हमारी कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ, बट उनकी अकाउंटिंग प्रैक्टिस अलग थी, तो बच्चा डाटा में भी कुछ ना कुछ तो डिफरेंस निकलेगा ना। ऑब्वियसली बात, उसकी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स उसके उस मेथड पे बेस्ड थी, हमारी अपने दूसरे मेथड पे बेस्ड थी। तो जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आप फॉलो करते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हुए, उनके बीच में जो डिफरेंसेस आते हैं वो रेशियो एनालिसिस करते हुए भी आपको अफेक्ट करते हैं। तो वहाँ से जो वेरिएशन हुए, ऑब्वियसली बात, अब रेशियो में भी तो वेरिएशन आएगी ना, और फिर अगर आप उसके बेस पर डिसीजन ले लेते तो कई बार वो गलत हो सकती है। ठीक है, देन है लास्ट वन बचा फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, एस्टिमेट करना, वही सारी चीज़ें। अब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड फैक्ट है बच्चा, पास्ट परफॉर्मेंस वो हमारी बताती है। तो उस पास्ट फिगर्स के बेस पे हम अपना फ्यूचर को नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप एस्टिमेट हल्का फुल्का लगा सकते हैं, बट फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, तो वो फिगर्स गलत भी हो सकता है आपका एस्टिमेट, या फिर सही भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, वो आपको थोड़ी बहुत एस्टिमेट लेने में हेल्प कर देता है, बट जो वो सारा रिकॉर्डेड फैक्ट्स है ना, उसके अंदर उसने प्राइस लेवल चेंजेस को इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है ना, नॉन मॉनेटरी एक्सपेक्ट्स है। तो नॉन मॉनेटरी एक्सपेक्ट्स भी आपको कई बार फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। वो बहुत मैटर कर जाती है। नॉन फिनेंशियल जो आपकी चीज़ें होती है कंपनी में, वो भी डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है यूज़र्स को। तो यहाँ से वो यही बोल रहे हैं कि आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। क्यों, क्योंकि प्राइस लेवल चेंजेस नहीं इंक्लूड कर रहा है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स है सारे, ना ही नॉन मॉनेटरी एक्सपेक्ट्स है, ना ही आप कंपैरिजन अच्छे से कर रखे हैं। तो फोरकास्टिंग करने में भी आपको दिक्कत आ सकती है।
डन। तो ये लिमिटेशंस थी बच्चा जो हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे रहती है। सेम उसी तरीके से अब हम देख लेते हैं अकाउंटिंग रेशियोज की प्रॉपर क्या वो हमारी लिमिटेशंस रहती है। तो बच्चे 5 लिमिटेशंस हमारी रहती है अकाउंटिंग उसकी रेशियोज की। वो लिमिटेशंस जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेस पे हमारी लिमिटेशन बन जाती है, ये एग्जैक्टली उसी की लिमिटेशंस है। देखिए फर्स्ट वन है मीन्स नॉट द एंड। भाई आपने रेशियो निकाला, अब उसके बेस पे आपको डिसीजन लेना है। उसने आपको डिसीजन लेके नहीं दे दिया, उसने सिर्फ आपको ये बता दिया कि लिक्विडिटी पोजीशन ये है। अब वो एंड नहीं है किसी भी चीज़ का, बस एक जरिया था आपको लिक्विडिटी पोजीशन को बताने का। तो यही बोल रहे हैं भाई वो सिर्फ एक जरिया है, कोई एंड नहीं है। उसने आपको डिसीजन नहीं लेके दे दिया, डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या करना है आगे क्या नहीं करना है। उसने सिर्फ आपको बता दिया भाई आपकी ये लिक्विडिटी पोजीशन है, ये सॉल्वेंसी पोजीशन है, ये आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है। तो हम उसके बेस पे डिसीजन लेंगे। डन। तो ये यही बोलते हैं कि वो मीन्स है नॉट एन एंड। देन सेकंड वन है लैक ऑफ एबिलिटी टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स। भाई ऑब्वियसली बात है वो आपको प्रॉब्लम बताएगा कि आपकी लिक्विडिटी पोजीशन में प्रॉब्लम है, आपकी सॉल्वेंसी पोजीशन में प्रॉब्लम है, वो आपको रिजॉल्व नहीं करके देगा। ऑब्वियसली बात है जब आपने एनालाइज करा तो आपको प्रॉब्लम का पता चला कि आपकी कंपनी की यहाँ प्रॉब्लम है, ये वीक पॉइंट्स हैं, वो उनको रिजॉल्व नहीं करके दे देगा। भैया आपने लिक्विडिटी पोजीशन निकाल ली, करंट रेशो निकाल दी, लिक्विड रेशो निकाल दी, अब क्या आपकी लिक्विडिटी पोजीशन ठीक हो जाएगी? नहीं, उसने सिर्फ आपको निकाल के दे दिया। अब उसको रिजॉल्व कैसे करना है, ठीक कैसे करना है, वो आपका काम है। तो यही बोल रहा है लैक ऑफ एबिलिटी टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स। डन। देन थर्ड वन है हमारा लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशंस। मतलब जो हमारे प्रिंसिपल्स कन्वेंशंस वगैरह जो हमारी बुक्स वगैरह है उसके अंदर हर एक चीज़ की कोई स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन है कि हर एक ने वही फॉलो करा। जैसे कई बार क्या होता है हम लिक्विड लाइबिलिटीज़ जो होती है हमारी उसको कैसे काउंट कर लेते हैं, सिर्फ लिक्विड लाइबिलिटीज़। लेकिन कई बार हम क्या कर देते हैं लिक्विड लाइबिलिटीज़ को करंट लाइबिलिटीज़ ले लेते हैं, लेकिन कई बार हम उस करंट लाइबिलिटीज़ से बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस कर देते हैं और फिर उसको लिक्विड लाइबिलिटीज़ मानते हैं। तो इस तरीके से कोई स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन नहीं है। तो कोई कंपनी किसी के बेस पे चल रही है, कोई कंपनी किसी के बेस पे चल रही है, तो उस टाइम पे वो बच्चा वो कंपैरिजन करने में आपको दिक्कत करेगी। तो ये यही बोल रहे हैं कि लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन होने की वजह से रेशियो एनालिसिस भी एक आपकी लिमिटेशन, रेशियो एनालिसिस में आपको रेशियो एनालिसिस करते हुए आपको दिक्कत दे सकती है। ऑब्वियसली बात है जब स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन को आपने फॉलो ही नहीं करा या फिर जो भी स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन थी ही नहीं, तो उसके बीच में एक कंपनी ने किसी और के अकॉर्डिंगली उसने लिक्विड लाइबिलिटीज को करंट लाइबिलिटीज मान लिया, दूसरी कंपनी ने लिक्विड लाइबिलिटीज करते हुए करंट लाइबिलिटीज में से बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस कर दिया। तो अब दोनों में डिफरेंसेस तो आ गए ना, तो दोनों के डाटा को कंपैरिजन करते हुए आपको दिक्कत आएगी, वो आपको सही रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो यही बोल रहा है। देन फोर्थ है लैक ऑफ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड लेवल्स। जैसे मैंने बताया था इंडस्ट्री कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स कर देती है बट वो हर कोई नहीं मानता, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, वो इंडस्ट्री ने एस्टेब्लिश की है, मानना ना मानना वो आपका काम है, ठीक है। वो तो लैक है, हर कोई उसको नहीं फॉलो कर रहा है क्योंकि वो जिस भी तरीके से इंडस्ट्री ने बनाए हैं तो उनका मानना है कि वो सही नहीं है, उनसे बेटर हो सकते हैं, उनसे गलत हो सकते हैं, वो उनको नहीं फॉलो करते हैं कि और हर जगह यूनिवर्सली उनको नहीं फॉलो किया जाता है, ठीक है। फिफ्थ वन है रेशियो बेस्ड ऑन अनरिलेटेड फिगर्स। कई बार अगर आप रेशियो कैलकुलेट कर देते हो जिनका कोई लेना देना नहीं, आपने दो ऐसी फिगर्स ले ली भाई जिनका कोई लेना देना ही नहीं था, अगर आपने उनको कंपेयर उनसे रेशियो निकाल भी ली तो आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि उनका कोई लेना देना ही नहीं था। वो आपको ऐसी क्या चीज़ बता देगी, जैसे अगर हम ले लेते हैं जो क्रेडिटर्स हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो फर्नीचर के रेशियो में कितने हैं। अब इन दोनों चीज़ों को क्या कंपैरिजन है, ये आपको क्या बता रही है, ये आपकी करंट लायबिलिटीज़ है, फर्नीचर आपके फिक्स्ड एसेट्स आप बोल सकते हो। इन दोनों को कंपैरिजन करने से आपको क्या पता चला, फिक्स्ड एसेट्स के कंपैरिजन में करंट लायबिलिटीज़ कितनी है। ओवरऑल तो हमने वो भी नहीं लिया, सिर्फ एक एक फिगर को उठाया। तो अगर आप अनरिलेटेड फिगर से रेशियोज निकालते हो वो आपके किसी भी काम की नहीं है, टोटली वेस्ट ऑफ टाइम हमारा रहेगा। तो हमें रेशियो एनालिसिस करते हुए उन्हीं फिगर्स को लेना चाहिए जो आपको एक बेटर रिजल्ट दे सके, जो आपको किसी डिसीजन को लेने में हेल्प कर सके।
क्लियर है। तो बच्चे ये थी हमारी रेशियो एनालिसिस की लिमिटेशंस। तो इसलिए बोलते हैं कि जब भी आप कुछ प्लान कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसके प्रो एंड कॉन्स दोनों को ध्यान रखना है। हर एक चीज़ को, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स, उसकी लिमिटेशंस वगैरह को ध्यान में रखते हुए डिसीजन हमें लेना है, ताकि हमारा डिसीजन बेटर साबित हो, उसमें कुछ गड़बड़ ना हो पाए। तो जब आप रेशियो एनालिसिस करेंगे तो आपको ध्यान रखना है दूसरी कंपनी की, जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं उसने क्या अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वगैरह फॉलो की हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए आपको कंपैरिजन करना है, और साथ ही साथ रेशियोज की लिमिटेशंस को भी ध्यान में रखना है, और फिर आप कंपेयर करें, फिर आप अपना डिसीजन लें। क्लियर है। तो ये थी बच्चा हमारी एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। अब देख लेते हैं इस पे बेस्ड हमारे 2 क्वेश्चंस जो आपको घर से करने हैं, जिनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वो दोनों क्वेश्चंस बच्चा हमारे रहेंगे ये। अब देख लेते हैं जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे, उनके क्या आंसर थे बच्चा। फर्स्ट तो हमारा बिल्कुल इजी था, पूछा हुआ था रेशियो क्या होता है, वही डैश इज अ मैथमेटिकल नंबर कैलकुलेटेड एज ए रेफरेंस टू रिलेशनशिप ऑफ 2 और मोर नंबर्स। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चा, रेशियो बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस। इन चारों में से कौन सा ऑब्जेक्टिव है रेशियो एनालिसिस का। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ाई था। तो करेक्ट आंसर था बच्चों ऑप्शन नंबर डी। डन। तो ये थी बच्चा हमारा आज का लेक्चर, जहां हमने पढ़ा एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। अब हम पढ़ेंगे बच्चा टाइप्स ऑफ रेशियोज। अपने नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू कर देंगे टाइप्स ऑफ रेशियोज। पर सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने कितने तरीके की हमारी रेशियोज होती है, और फिर नीचे जो चारों हैं हमारे, इनको 1 बाय 1 करके हम डिटेल में, जो हमारा पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन ही रहेगा, उसको 1 बाय 1 करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज जो ये हैं इनको पढ़ेंगे। डन। तो मिलेंगे बच्चा अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां कंटिन्यू करेंगे हम अपना टॉपिक टाइप्स ऑफ रेशियोज। तो टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।